हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू दीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हम दिसंबर एग्जाम पेपर 2 मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया हुआ है। इसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारा अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। इसमें हमारा चल रहा है एचआरएम की हमारी काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। एंड आज हम मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ेंगे। पार्ट 1 ये काफ़ी सारी थियरीज हैं। इसमें फर्स्ट आता है क्लासिकल अप्रोच, सेकंड आता है न्यू क्लासिकल अप्रोच, थर्ड आता है मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में ब्यूरोक्रेटिक जो मैक्स वीवर की थी 90s में दी गई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की थी 1910 में दी गई थी, एंड फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव से थियरी है अर्नी फर्लर की, वो 1910 में दी गई थी। न्यू क्लासिकल एच.आर. थियरी, ह्यूमन रिलेशंस थियरी जो अल्टन मायो ने दी थी 1930s में, एंड बिहेवियरल साइंस मूवमेंट्स थियरी जो मार्शल्स एंड मैक्सॉर्स ने 1940s में दी थी। मॉडर्न अप्रोच हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच है जो रिसर्च के बेस पे एनालिसिस किया जाता है। सिस्टम अप्रोच है, ये अप्रोच भी है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ये तीनों जो नीचे की दी गई हैं मतलब थियरी ही है। ये जॉनसन ने 1950s में दी थी कॉन्टेंजेंसी अप्रोच, जो कि सिचुएशनल बेस है। फर्स्ट आती है हमारी क्लासिकल जो ब्यूरोक्रेटिक्स मैनेजमेंट थियरी है। ये हमारी क्लासिकल बेस थियरी है। ये मैक्स वेबर ने 1864 से लेके 1920 तक इसको चलाया था। ये जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे। मैक्स वेबर का ये मानना था कि हमें अपने प्रोडक्शंस पे कंसंट्रेशन करना चाहिए, ना कि एम्प्लॉय ओरिएंटेशन रहना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हम अपने रूल रेगुलेशंस पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज रखते हैं, तो देन हमारी प्रोडक्शंस अच्छी होगी। एंड इनका जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि मैनेजर या ऑनर्स जो हैं उनके इमोशनली उनके फीलिंग्स उनके बारे में ज़्यादा सोचने की रिक्वायर्ड नहीं है। वो रैशनल है। रैशनल मतलब सेम ही मतलब कि एकदम नॉर्मल रहते हैं। तो हमें अपने वर्कआउट पे ज़्यादा वर्क करना है। एंड ब्यूरोक्रेटी जो कहते हैं कि इफेक्टिवली कंडक्ट किया जाता है ओनली डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं उसी के बेस पे ये एक थियरी है जिसको ब्यूरोक्रेटिक्स बोला जाता है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थियरी कहती है कि इसमें हम कुछ 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगी। मीन्स हमें अपनी लेबर को डिवीज़न कर देना चाहिए कि कौन सी लेबर क्या वर्क करेगी, किस यूनिट्स पे वर्क करेगी, कितना वर्क करेगी। उन पे पूरी तरीके से हमें कमांड रखनी चाहिए। और जो भी हमारी ऑफिस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑफिस का जो वर्क है, ऑफिस की जो एसेट्स हैं उनको और पर्सनल एसेट्स को अलग अलग रखना चाहिए, ना कि हमें इंक्लूड कर देना चाहिए कि जो प्रॉफिट्स अर्न हो रहा है उसको हम अपने पर्सनल यूज़ में हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। और जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, आउटसोर्सेज हैं, आपके आउटकम्स हैं, इन सबको आपको कंप्लीटली रूल रेगुलेशंस के साथ एक लेवल मेंटेन करते हुए हमेशा यूज़ रखना चाहिए। आपकी जो सिलेक्शन एंड प्रमोशंस की पॉलिसीज़ हैं उनकी एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन बनाइए कि हमारा ये लोग होंगे, इस क्राइटेरिया में होंगे तो हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन उनका इस लेवल पे ले जाके प्रमोशंस करेंगे। उन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग देंगे कि उनकी जो स्किल्स हैं वो इन्हांस होंगे। एंड इसके फीचर्स में भी यही बोला गया है कि हमें अपनी जो लेबर है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें डिफाइन कर देना चाहिए या उन्हें अलॉट कर देना चाहिए। और उन्हें प्रॉपर तरीके से वर्क को अलॉट करने के बाद उन पे एक तरीके से मतलब ऑब्जर्वेशंस भी हमें रखनी चाहिए। एंड एक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें एक टारगेट कंप्लीट कर सेट कर देना चाहिए। एंड फॉर्मल एंड इन जो है फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स को हमें एक तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड देन रूल रेगुलेशंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू दी थी। इन्होंने बोला कि ड्यूटी एंड राइट्स जो आपके बनते हैं एम्प्लॉयज़ के वो अपने वर्क के लिए वो डे टू डे की जो वर्क है उसमें आपको कंप्लीट कर देनी चाहिए टॉप टू बॉटम्स ही एक तरीके से मतलब
बोली गई है, क्योंकि ये रूल रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है ब्यूरोक्रेटिक्स थियरी में, और ये लीगली पार वगैरह को देखा है। तो इसके कुछ क्रिटिसिजम्स है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ रूल रेगुलेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन नहीं है। ये एक क्रिटिसिज्म बन जाती है। इन्होंने मतलब रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए डिसीजन लेते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पेपर वर्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक अथॉरिटी लेवल को क्रॉस करते हुए टाइम भी ज़्यादा लगता है। मीन्स बहुत सारे लेवल्स हो जाते हैं, टॉप लेवल में, मिडिल मैनेजमेंट। अगर कोई एक सिंपल हमें डिसीजन लेना हो तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है, और उस प्रोसेस को फॉलो करते करते बहुत टाइम लग जाता है, जिस वजह से हमारे डिसीजंस वगैरह बहुत डिले होते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सस्टेनेट करती है, वो सर्वाइव करती रहती है, एंड एक जो सस्टेनेबल्स अचीवमेंट्स है अपने गोल को अचीव करने का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती है इनफॉर्मल ग्रुप्स में, क्योंकि सिर्फ इनका फोकस फॉर्मल ग्रुप पे ही रहता है। और ये पावर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, बिकॉज ये टॉप लेवल से बॉटम के लिए आती है। तो इसमें हर चीज़ का डिसीजन, हर चीज़ को इंक्लूड या इम्पोर्टेंस जो दी जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को दी जाती है। रेड टेपिसिज्म्स भी बोला जाता है। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। एम्प्लॉय क्वालिफिकेशंस के बेस पे उनका प्रमोशन एंड ट्रेनिंग वगैरह करनी चाहिए, इन्होंने ये बोला। उनकी ना कि परफॉर्मेंस के बेस पे करना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 1910 में दी थी, इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी बोला जाता है। इसको टेलरिज्म्स भी बोला जाता है। ये एक सेपरेट प्लानिंग है। इसमें इन्होंने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि आपको सिर्फ वर्क पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, थोड़ा उन्हें रिलैक्सेशन भी कराना चाहिए, क्योंकि वो फटीग होते हैं, उन्हें थोड़ा रिलैक्स की ज़रूरत है। टाइम जितना है एक्चुअल में उतना ही टाइम पे वर्क कराओ, उनका जो एक्चुअल में वर्क है उस पर ध्यान दो, इफ़िशेंसीज जो है उनकी इंक्रीज होएगी। वेस्ट टाइम को आप कंट्रोल करो, मतलब वेस्ट टाइम को आप जो है उस पर ध्यान दो, एंड देन वर्किंग कंडीशंस अच्छी रखेंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अच्छे देंगे, और एम्प्लॉय ओरिएंटेशंस हो गए थोड़े, तो इन सब चीज़ों पे करने से कंसंट्रेट आपके जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा। बेसिकली जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये प्रोडक्शन फ्लोर एंड ऑपरेशन लेवल पे इन्होंने ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन किया। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 4 स्टेप्स हैं, ये लर्न कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या रूल ऑफ थम्स है। नॉट, ये रूल ऑफ थम्स नहीं, ये साइंस है। हार्मनी है, नॉट डिस्क्रिप्ट है। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। डेवलपिंग है। ये 4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर लेना। इसके कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे फंक्शनल फोरमैनशिप में, इसमें 8 पर्सन्स का ग्रुप बना दिया जाता है। फोरमैन्स जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, उनका फंक्शंस के लिए, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वगैरह जिसमें बॉस होते हैं, इंस्पेक्शंस, मेंटेनेंस वगैरह, ये सब चीज़ें सब लोग इंक्लूड होते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट भी होता है जिसमें इंस्पेक्शंस, पैकेजिंग वगैरह रहती है, मेंटल रिजोल्यूशंस भी होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, मोशन स्टडी, इसमें हम क्या करते हैं मोशन स्टडी में कि आप जो वर्क कर रही हैं, मोशंस, मूवमेंट्स जो कर रही हैं, वो कम होना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक वर्कर्स बिल्डिंग में ए फ्लोर पे वर्क कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे वर्क कर रहा है, बट उसका जो इक्विपमेंट्स है वो सिर्फ मतलब थर्ड फ्लोर पे रखा हुआ है, तो मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, वो बार बार सामान लेने जाएगा आएगा। तो इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमें डिज़ाइन करना चाहिए, जो हमारे प्रोडक्शंस में बढ़ाता है। हमारा जो फैक्ट्री लेआउट होता है उसको इस तरीके से डिज़ाइन कीजिए कि जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो वहीं पे मिलेगी, तो मूवमेंट्स कम होंगे, इफ़िशिएंसी बढ़ेगी वर्कर्स की, और वो वर्क में अच्छे से वर्क कर पाएंगे, आउटपुट भी ज़्यादा दे पाएंगे। अगर वो सारा टाइम इधर से उधर ऐसी वेस्ट कर देगी चीज़ों को लाने में, तो वर्क तो होगा ही नहीं, फिर इफ़िशिएंसी खत्म हो जाएगी। एंड टाइम स्टडी का उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज करने के लिए, उसे सेव करने के लिए उस पर हमें वर्कआउट करना है। डिफरेंशिएशन स्पेस बेस्ड सिस्टम्स, ये हमारा हुआ था इफिशिएंसी कि जो जितना वर्क करेगा उसी के बेस पे उसको पे मिलेगी।
मीन्स पेयर बेसिस या जो पीस है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंडर्डाइजेशन में क्या था कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन मशीन इक्विपमेंट ये सब वर्क के लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशंस को फिक्स कर देना। वर्क स्टडी में मोशन स्टडी आती है, साइंटिफिक एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स आते हैं, फटीग स्टडी आती है एंड मेंटल रिजोल्यूशन आता है। फटीग स्टडी क्या होती है? रेस्ट। आप वर्क के टाइम में बीच में चाहे 10 मिनट्स का रेस्ट दिए, 20 मिनट्स का दिए, रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा टी ब्रेक्स होते हैं, हम मतलब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके लिए तो टी ब्रेक्स वगैरह होते हैं, और वर्कर्स के लिए वो रेस्ट टाइम जैसे 10 मिनट्स का दे दिया चाय के लिए, या मतलब लाइक लंच के लिए, पानी के लिए, मतलब इस तरीके से छोटा छोटा सा 10-10-20 मिनट्स का टाइम देते हैं, तो उससे री स्टार्ट होते हैं वो अगेन। एंड मेंटल रेजोल्यूशंस में क्या होता है, उन्हें मेंटली टॉर्चर ना किया जाए, उनको पूरा प्रॉपर एक मोटिवेट रखा जाए, इन्वॉल्वमेंट रखा जाए, तो वो इफिशिएंसी उनकी बढ़ती है। एंड्रयू टेलर की बहुत इम्पॉर्टेंट ही ये बुक्स हैं, जैसे इंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट 1991 में 11 में इसको दिया गया था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर है एक 4 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। 4 प्रिंसिपल्स कौन से हैं हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं ये: साइंस नॉट रूल ऑफ थम्स, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ऑपरेशंस नॉट इंडिविजुअल्स, विजुअलिज्म्स एंड डेवलपमेंट। ये हमारे 4 रूल्स की बुक्स दी थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है क्या एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कोई प्रिंसिपल्स दिए थे, तो 4 प्रिंसिपल्स में कौन से प्रिंसिपल्स है वो मैंने आपको बता दिए। इसमें पी सिस्टम्स के बारे में कुछ बोला गया था। एमबीओ भी इसके इन्होंने ही बोला था, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, सेट ऑफ द गोल्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। फंक्शन स्टार्ट आती है हमारी थियरी, फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी हेनरी फोर्ड ने 14 प्रिंसिपल्स में दी थी। इन्होंने बोला था 1910 में हेनरी फोर्ड ने कि ये एक फ्रांस के माइनिंग इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये डेवलप्ड की थी। इसमें प्राइमरी फंक्शन बोले गए थे मैनेजमेंट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है। ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये प्रिंसिपल्स 5 प्राइमरी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, इन्हीं के बेस पे ये सारा इन्होंने आगे 14 प्रिंसिपल्स अपने दिए। फर्स्ट आता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में कहता है कि जो एम्प्लॉय के पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाए, मतलब स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड कर दिया जाए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कह रहा है हेनरी फोर्ड कि इन्होंने इसमें बोला कि जो हमारे सब ऑर्डिनेट हैं उन्हें ऑर्डर दिया जाए मैनेजमेंट को, अथॉरिटी जिनके पास है वो ऑर्डर दें अपने सबऑर्डिनेट को, और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उनकी चेक करें। डिसिप्लिन में क्या रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो वर्क करें। यूनिटी ऑफ कमांड कहती है कि केवल आपका एक सुपरवाइजर होगा एम्प्लॉयज का। जैसे आपने देखा होगा एक लेबर जो होती हैं तो वो वर्क करती हैं, उनके नीचे उनके ऊपर सबके एक सुपरवाइजर होता है जो उन्हें हैंडल करता है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक गोल होता है सबका, सब लोग सेम प्लान को अचीव करना चाहते हैं, सेम गोल को अचीव करना चाहते हैं, सेम एक ही मैनेजर उसे फॉलो करता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज हैं उन सबका सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल का इंटरेस्ट देखा जाता है, जनरल इंटरेस्ट देखा जाता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है वर्क में, और इंडिविजुअली वो किस वर्क को करना चाहता है। रेम्यूनरेशन एक तरीके की इंसेंटिव से एक बेसिस है जो कि पे की जाती है कंपनी के द्वारा, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है उनका कि बेसिस का। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होता है। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि आपने जो भी वर्क करना है उसकी अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए, डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। इसके स्टैंड में क्या होता है कि एक प्रॉपर सिस्टम से, एक प्रॉपर चैनल से आप उसी के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सपोज आपको अपने डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में बात करनी है,
देन आप प्रॉपर एक चैनल जो फॉलो किया जाएगा कि उसके मैनेजर, उनके मैनेजर्स के जो हैं उनके सब एजीएम, डीजीएम्स, एडी वगैरह ये सब इनको फॉलो करते हुए आपको आगे जाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं जा सकती। बट गैंग प्लान आया, गैंग प्लान ने बोला कि आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो। मीन्स अगर आपको अकाउंट डिपार्टमेंट से एचआर डिपार्टमेंट में बात करनी है तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो एट द इमरजेंसी केस। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको क्रॉस किलर चैन को नहीं ब्रेक कर सकते, ब्रेक हो सकती है। ऑर्डर को पूरे एक सिस्टमैटिक वे में फॉलो करते रहना चाहिए। इक्वालिटी, इक्वालिटी में मीन्स पूरा प्रॉपर जो वर्किंग है या पूरी प्रॉपर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय के साथ वर्क कर रही है वो पूरे जस्टिस के साथ पूरा एकदम मतलब बिना भेदभाव के काम करे, ना कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अच्छा नहीं है, इस तरीके से वर्क करे। स्टेबिलिटी ऑफ द टर्नओवर और पर्सोनल्स की इनएफिशिएंसी से जो टर्नओवर देखा जाता है वो हाईली एम्प्लॉयज में चेक किया जाता है। इनिशिएटिव्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस जो इनिशिएटिव्स ले रही है अपने एक्सपर्ट हाई लेवल ऑफ द एफर्ट्स लगा रही है, उन सबको देखते हुए आपको वर्क करना चाहिए। एंड देन लास्ट होता है एस्पिरेटिंग मतलब कि हमें कुछ एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है इंडस्ट्री के बेस पे, मैनेजरियल स्किल्स, क्वालिटीज़ के बेस पे एंड नॉर्म्स के बेस पे। तो फर्स्ट आते हैं जो इंडस्ट्री में की जाती हैं एक्टिविटीज़ उनके अकॉर्डिंग, जैसे टेक्निकली होता है, कॉमर्शियल्स होते हैं, फाइनेंशियली, अकाउंटिंग, मैनेजरियल एंड सिक्योरिटी। मैनेजरियल स्किल्स जो होती हैं, स्किल्स जो इंटरनली होती हैं हमारी, एडुकेशन होगी, मोरल्स होंगे, टेक्निकल्स, हमारे जो भी एक्सपीरियंस वगैरह ये सब चीज़ें इंक्लूड होते हैं। नॉर्म्स में क्या होता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट में बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, बेकन ऑफ मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, ये सब इसमें। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो बाकी की थियरीज हमारी अभी रह गई हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उन्हें कवर अप करेंगे।